हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने एंगुलर में प्रोजेक्ट क्रिएट करना सीखा था, उसको रन कराना सीखा था, कुछ चेंजेस कर करके भी हमने देखा था। आज जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम देखेंगे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि एंगुलर 18 के अंदर जब हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो कौन कौन सा फाइल और फोल्डर क्रिएट होता है, किस फाइल और फोल्डर का क्या मतलब है, क्या रोल है, उसको कैसे यूज करेंगे। तमाम कंसेप्ट को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इस वीडियो को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बिना स्किप के देखिए, क्योंकि इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके लिए मायने रखता है। क्योंकि अगर एक सेकंड मिस करेंगे तो कुछ चीज़ें मिस कर जाएंगे। इसलिए सारे फाइल का आपको समझना है अगर अच्छा डेवलपर आपको बनना है तो। क्योंकि एक डेवलपर तभी अच्छा बन सकता है जब उसके प्रोजेक्ट के सारे फाइल और फोल्डर के बारे में पता हो कि कौन सा फाइल किस लिए रखा गया। ऐसा नहीं कि आप कॉपी पेस्ट कर करके कोडर बन रहे हैं। कोडर नहीं बनना है, आपको डेवलपर बनना है। कोडर तो कोई बन जाता है, कोडर का प्रोग्रेस नहीं होता है। जो डेवलपर होते हैं, जो सोचते हैं, जिनको आर्किटेक्चर लेवल का नॉलेज होता है, उन्हीं का प्रोग्रेस ज़्यादा होता है, प्रमोशन होते हैं, पैसे ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए आपको हर चीज़ का इंटरनल नॉलेज होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। देखिए, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो बहुत सारा फाइल और फोल्डर क्रिएट होता है, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशनल फाइल और फोल्डर क्रिएट होते हैं। उन सब के बारे में हम अभी देखने वाले। तो लिए चलते हैं आप लोगों को प्रोजेक्ट में। जो पिछले वीडियो में हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, उसी प्रोजेक्ट को ओपन करके और एक एक फाइल और फोल्डर को समझते हैं ओपन कर करके। तो देखिए, ये वही प्रोजेक्ट है जो हमने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि कौन कौन सा फाइल और फोल्डर क्रिएट हुआ है। देखिए, सबसे ऊपर में आपको दिख रहा है डॉट एंगुलर और डॉट वीएस कोड। इन दोनों फोल्डर से आपको कोई मतलब नहीं है। डॉट एंगुलर जो है कैसे मेंटेन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब ये जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये क्रिएट होकर नहीं आएगा, लेकिन जैसे प्रोजेक्ट को ओपन करके वीएस कोड में उसको रन करा देंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ये क्रिएट हो जाएगा फोल्डर। अब इसको डिलीट भी कर देंगे और फिर से प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके नीचे डॉट वीएस कोड है, तो वीएस कोड जो आप जिसमें जो एडिटर है उसके लिए है ये। इससे भी आपका कोई प्रोजेक्ट का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से आपके प्रोजेक्ट के फाइल और फोल्डर का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। पहला जो फोल्डर है नोड मॉड्यूल्स, ठीक है। जब आप पिछले वीडियो में प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे तो आपने देखा था कि कुछ फाइल्स और फोल्डर क्रिएट करने के बाद नीचे लिखे हुआ आ रहा था इंस्टॉलिंग पैकेजेज और ब्रैकेट के अंदर npm। तो npm क्या किया कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारा पैकेजेज इंस्टॉल कर दिया और उन सारे पैकेजेस का जो फोल्डर है इस नोड मॉड्यूल के अंदर लाके मेंटेन कर दिया। मतलब npm ने क्या किया कि एक नोड मॉड्यूल फोल्डर का क्रिएट किया, नोड मॉड्यूल नेम से एक फोल्डर क्रिएट किया और पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल और पैकेज डॉट जेसन फाइल, ये इन दोनों को क्रिएट किया और इस फोल्डर को क्रिएट किया। किस लिए? जब पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा था आपके प्रोजेक्ट के अंदर, उन सारे पैकेजेस के रेफरेंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो जितने भी पैकेज इंस्टॉल हुए सबका फोल्डर आपको नोड मॉड्यूल के अंदर आपको मिल जाएगा। देखिए, इतने सारे पैकेज आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हुए हैं, तो आप बोल सकते हैं नोड मॉड्यूल एक कंटेनर है जो इंस्टॉल्ड पैकेजेस के फोल्डर्स को कंटेन करके रखता है, ठीक है। ये बहुत ही हैवी फोल्डर होता है, ठीक है। अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं, मान लीजिए आपको इस प्रोजेक्ट को किसी को देना है तो आप इसको डिलीट करके और इस पूरे प्रोजेक्ट को दे सकते हैं कि यही हैवी फोल्डर होता है। गूगल ड्राइव पर रख के या फिर पेन ड्राइव में दे सकते हैं। उसको बोलिए कि जाओ बस इसको डिलीट करिएगा, इन दोनों फाइल को रहने देना है, पैकेज डॉट जेसन फाइल और पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल को, ठीक है। क्योंकि इसी के अंदर सारा रेफरेंस है। जैसे इसको डिलीट करके दे देंगे, बोलेंगे कि आप जाओ अपने वीएस कोड में ओपन करके और यहाँ पर न्यू टर्मिनल करके और यहाँ पर क्या करेंगे npm इंस्टॉल इंटर हिट करेंगे तो फिर से ये नोड मॉड्यूल का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे और ये सारे पैकेजेस इसका फोल्डर यहाँ पर क्रिएट होकर आ जाएगा, ठीक है। रेफरेंस कहाँ से उठाएगा? पैकेज डॉट जेसन फाइल और पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल से उठा लेंगे। तो ये दोनों फाइल रहना चाहिए और लैपटॉप में इंटरनेट इनेबल होना चाहिए ताकि इंटरनेट से ही सारे पैकेज को इंस्टॉल करेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया क्या कि नोड मॉड्यूल फोल्डर उन सारे पैकेजेज का रेफरेंस कंटेन करके रखता है, फोल्डर कंटेन करके रखता है और उन सब का रेफरेंस पैकेज डॉट जेसन फाइल और पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल के अंदर मिलेगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे पैकेजेज का नेम और उनका वर्जन लिखा हुआ है। यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे पैकेजेज का नेम और वर्जन रखा हुआ है। तो इन दोनों, देखिए इन दोनों फाइल के बारे में मैं आप लोग को एक सेपरेट वीडियो दूंगा, ठीक है। अभी इसी वीडियो में समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इन दोनों के बारे में मैं अगले
अलग से एक वीडियो दूंगा जहाँ पर एक एक पॉइंट को समझाऊंगा कि यहाँ पर देखिए बहुत कम ही पैकेज का नेम रखा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे पैकेजेज का फोल्डर है, तो बाकी सारे पैकेजेज कहाँ गए, इन पैकेजेज का नेम और यहाँ पर 3 डिजिट में इसका वर्जन लिखा है, इसका मतलब क्या है, तीनों डिजिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कैरेट का साइन लगा हो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर टी का साइन लगा हो इसका मतलब क्या है। मतलब एक्सपीरियंस लेवल वाला नॉलेज अगले वीडियोज़ में आपको अगले वीडियो में दूंगा, इन दोनों फाइल के लिए ही एक सेपरेट वीडियो दूंगा, ठीक है। तो एक चीज़ समझिए कि ये नोड मॉड्यूल हो गया पैकेजेज को मेंटेन करने के लिए और पैकेज डॉटेशन फाइल, पैकेज लॉगडेशन फाइल के रेफरेंस को ऐड करने के लिए हो गया, ठीक है। तो अलग से भी अगर आप कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो उनका भी फोल्डर इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा और उसका रेफरेंस यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप और इंटर हिट करता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका भी फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर रेफरेंस ऐड हो जाएगा, यहाँ पर रेफरेंस इसका ऐड हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि नोड मॉड्यूल पैकेजेज के फोल्डर को कंटेन करके रखता है और पैकेज डॉटेशन फाइल और पैकेज लॉगडेशन फाइल क्या करता है, पैकेजेज के रेफरेंस को ऐड करके रखता है। बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, npm अनइंस्टॉल बूटस्ट्रैप और इंटर हिट करेंगे, देखिएगा ये हट जाएगा यहाँ से और यहाँ पर जो बूटस्ट्रैप का फोल्डर बना है वो भी हट जाएगा, ठीक है। देखिए हट गया, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब अगला जो फोल्डर है देखिए पब्लिक नेम से फोल्डर बन गया है जो कि एंगुलर 18 में ये नया चेंज आया है, ठीक है। एंगुलर 17 तक ये पब्लिक नेम से फोल्डर नहीं हुआ करता था, यहाँ पर पब्लिक नेम से कोई फोल्डर नहीं था एंगुलर 17 तक, जस्ट पिछले वर्जन तक। ये एंगुलर 18 में आया है, एंगुलर 18 में ऐड किया गया है। किसके रिप्लेसमेंट में, पहले यहाँ पर एक एसेट नेम का फोल्डर होता था, एसेट्स, ठीक है, जो थर्ड पार्टी जितने भी आइकन्स इमेजेस हमें रखना होता था तो हम एसेट्स के अंदर रखते थे एंगुलर 17 तक। अब उस एसेट्स के फोल्डर को हटा दिया गया है, उसकी जगह पर आपको पब्लिक फोल्डर दे दिया गया है। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी जितने भी आइकन जैसे फेविकॉन.ic और इसी के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, जो टाइटल के साथ यहाँ पर आता है ब्राउजर में, ठीक है। तो यहाँ पर आप इमेजेस आइकन जो भी रखना होगा पब्लिक के अंदर रखेंगे, और भी क्या क्या रख सकते हैं वो भी सब कुछ आगे हम जब रख के दिखाएंगे आप लोग को, ठीक है। लेकिन बस इतना समझिए कि जितने भी थर्ड पार्टी आइकन्स इमेजेस रखने हैं उसको हम पब्लिक फोल्डर के अंदर रखेंगे अब एंगुलर 18 से, ठीक है। एंगुलर 18 से पहले के वर्जन में इस के लिए एसेट्स नेम का फोल्डर हुआ करता था, वो हटा दिया गया है। ये बिग चेंज है एंगुलर 18 के प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में, ठीक है। अगला चीज कि अब यहाँ पर इसके नीचे जस्ट एक src नेम का फोल्डर दिखेगा आपको। src नेम का फोल्डर मतलब सोर्स फोल्डर, इसी के अंदर आपके प्रोजेक्ट का सारा सोर्स फाइल है, ठीक है। इसको जैसे एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पर एक ऐप नेम का फोल्डर मिलेगा। ऐप मतलब एप्लीकेशन का फोल्डर, मतलब एप्लीकेशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट, सर्विस, डायरेक्टिव, पाइप, जो भी चीज़ें क्रिएट करेंगे इसी ऐप फोल्डर के अंदर क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसीलिए जो बाय डिफॉल्ट जो कंपोनेंट क्रिएट होकर आया है ऐप कंपोनेंट, देखिए इसी के अंदर क्रिएट होकर आया है। और इसके अलावा भी जो कोई कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको कंपोनेंट क्रिएट करना है, मैं लिखता हूँ ng जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट का emp लिखता हूँ, तो इसका भी कंपोनेंट आप इसी ऐप के अंदर क्रिएट होगा। इसके अंदर फोल्डर बनेगा emp, देखिए बन गया, और इसके अंदर 4 फाइल क्रिएट हो गए। तो कोई भी चीज़ सर्विस कंपोनेंट कुछ भी क्रिएट होगा इसी ऐप फोल्डर के अंदर क्रिएट होगा। ये हो गया ऐप फोल्डर। इसके अलावा देखिए ऐप फोल्डर के अंदर आपको दिख रहा है एक ऐप config.ts फाइल, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन का। चूंकि अब यहाँ पर मॉड्यूल का कंसेप्ट नहीं है, पहले के वर्जन्स में एंगुलर 17 के पहले वर्जन जो 16 तक जो प्रोजेक्ट बनता था, यहाँ पर एक app.module.ts फाइल हुआ करता था, जहाँ पर एप्लीकेशन के जितने कंपोनेंट्स हैं उस मॉड्यूल का उसका नेम होता था। प्रोजेक्ट एप्लीकेशन के अंदर कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करना था तो उसको करते थे, सर्विस इंपोर्ट करना था उसको करते थे, जो भी चीज़ें होता था उस मॉड्यूल के अंदर करते थे। लेकिन अब मॉड्यूल हट गया है, अब सारे कंपोनेंट स्टैंड अलोन बन गए हैं। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चीज़ें होंगे, ठीक है, कि कोई प्रोवाइडर देना हो, वो सारी चीज़ें कहाँ करेंगे, अब वो करेंगे हम ऐप config.ts फाइल के अंदर। राउटिंग के लिए देखिए राउट्स यहाँ पर दिया हुआ है, राउटिंग का भी मॉड्यूल क्रिएट नहीं होगा। पहले राउटिंग के लिए ऐप राउटिंग मॉड्यूल.ts फाइल क्रिएट होकर आता था, जिसके अंदर राउटिंग कन्फिगर करते थे। अब उसके राउटिंग के लिए अलग से फाइल ts फाइल दे दिया गया है, जहाँ पर केवल पाथ यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इस पाथ को हम दे देंगे इस कन्फिगरेशनल फाइल को यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल ही बड़ा चेंज है ये, एंगुलर 17 से चेंज हो चुका है। 16 तक मॉड्यूल हुआ करता था राउटिंग के लिए भी और ऐप के लिए भी,
अब दोनों को हटाकर टीएस फाइल कर दिया गया है, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में भी चेंज हो गया है। जब राउटिंग पढ़ाऊंगा तो आप लोग को दिखाऊंगा कि यहाँ पर हम पाथ कॉन्फ़िगर करेंगे और इसी राउट्स को दे दिया गया है ऐप कॉन्फ़िग के अंदर, प्रोवाइडर राउटर के अंदर, यही इसको मेंटेन करेगा। इसके अलावा जब हम सर्विस भी क्रिएट करेंगे या कोई भी चीज़ें जैसे HTTP क्लाइंट वगैरह यूज करेंगे तो ऐप कॉन्फ़िग के अंदर उसका प्रोवाइडर देंगे, कैसे देंगे सब कुछ स्टेप बाई स्टेप आगे समझेंगे। तो बस इतना समझिए कि ऐप कॉन्फ़िग के अंदर दिया गया है आपको कि कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड जो भी चीज़ें करना हो करेंगे। ऐप राउट्स के अंदर आप राउटिंग के लिए पाथ कॉन्फ़िगर करेंगे। जब पेज नेविगेशन किया जाता है डायनेमिकली एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं तो वहाँ पर राउटिंग यूज किया जाता है। तो राउटिंग के लिए पाथ कॉन्फ़िगर करना होता है, क्योंकि आप सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हैं एंगुलर के अंदर। तो आप ब्राउजर में किसी लिंक पर क्लिक करेंगे तो अपने आप उस पेज पर राउट नहीं करेगा, नहीं जाएगा, नेविगेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टी पेज एप्लीकेशन नहीं है, सारे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राउटिंग कन्फिगर किया जाता है, पाथ कन्फिगर किया जाता है कि ये बारे में ये है तो ये कंपोनेंट ओपन करो, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर करेंगे। इसके लिए पहले मॉड्यूल फाइल हुआ करता था, अब ये सब चेंज हो गया है। तो जब चेंज हो गया है तो आपका कोडिंग स्टाइल और सिंटेक्स में भी चेंज होगा, कहाँ पर क्या लिखेंगे सब कुछ आगे हम आगे आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ऐप को बंद करते हैं तो यहाँ पर index.html दिखेगा आपको। index.html वो फाइल है जो आपके ब्राउजर में हमेशा अवेलेबल रहता है। यही एक पेज है जो HTML का है एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर, केवल यही एक सिंगल पेज है, बाकी सारे कंपोनेंट क्रिएट होंगे। इसीलिए एंगुलर के एप्लीकेशन को सिंगल पेज एप्लीकेशन बोला जाता है। आपके ब्राउजर में यही एक सिंगल पेज index.html अवेलेबल रहता है, उसी index.html पर सारे कंपोनेंट लोड और अनलोड होते रहते हैं। ठीक है, मतलब जब भी एप्लीकेशन को रन करेंगे तो index.html आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगा और उसी के अंदर आपका कंपोनेंट लोड होगा। यहीं पर देखिए जो बाय डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट है ऐप कंपोनेंट, उसका सिलेक्टर यहाँ पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर जाकर लोड हो जाएगा। इसके अलावा अभी हमने EMP क्रिएट किया है तो ये कहीं लोड नहीं होगा, क्योंकि इसका सिलेक्टर हमने कहीं नहीं रखा है। इसका सिलेक्टर उठाकर ऐप कंपोनेंट.html पर रख देंगे यहाँ पर, तो ये भी लोड होना शुरू हो जाएगा। आगे आने वाले वीडियो में हम इस सबको कर करके देखेंगे। पहले हम इसका सिलेक्टर रख देते तो बस इतना ही हमारा हो जाता था, चलने लगता था, लेकिन नहीं, मॉड्यूल नहीं है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली सिलेक्टर रखने से नहीं चलेगा, उसके नेम को इंपोर्ट करना पड़ेगा जहाँ पर आप रखेंगे। तो कैसे करेंगे इन सारी चीज़ों का आगे आने वाले वीडियोज में स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं, बने रहिए सीरीज में। ठीक है, अगला चीज़ ये तो हो गया index.html। उसके बाद main.ts फाइल है। main.ts फाइल वो फाइल है जहाँ से आपका एप्लीकेशन का बूटिंग स्टार्ट होता है। यहीं पर देखिए बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन लिखा हुआ है, फर्स्ट टाइम कंपाइलर आपका यहीं पर आता है और यहीं पर इसको मिलता है कि ऐप कंपोनेंट को लोड करो। ठीक है, पहले यहाँ पर बूटस्ट्रैप मॉड्यूल लिखा हुआ रहता था main.ts फाइल के अंदर। जब इग्नोर 16 तक का प्रोजेक्ट देखेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा रहता था, main.ts फाइल में बूटस्ट्रैप मॉड्यूल, और यहाँ पर ऐप मॉड्यूल का नेम दिया रहता था, और ऐप मॉड्यूल में जाने के बाद वहाँ पर बूटस्ट्रैप के अंदर कंपोनेंट का नेम लिखा हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहीं पर ऐप कंपोनेंट का नेम दे दिया गया और ऐप कॉन्फ़िग से कॉन्फ़िगरेशन उठाएगा और यहाँ पर ऐप कंपोनेंट को लोड करेगा, और इसका पाथ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे इस पर सेलेक्ट करेंगे देखिए इसका पाथ यहाँ पर कि ऐप फोल्डर के अंदर ऐप कंपोनेंट है, इसको लोड करो, यहाँ पर आपको लोड कर देगा। ठीक है, ये हो गया आपका main.ts फाइल। उसके नीचे आपका style.css है जो ग्लोबल CSS का फाइल है। यहाँ पर जो भी CSS लिखेंगे, जब भी कभी हमें ज़रूरत पड़ता है कि ये CSS हमें इंटायर एप्लीकेशन में सारे कंपोनेंट पर ज़रूरत है तो उस CSS को यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, मतलब एक ग्लोबल CSS फाइल है। उसके नीचे एक editor config.ts फाइल लिखा हुआ है, एडिटर कन्फिग आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एडिटर कन्फिग फाइल है। और इसका काम क्या है, देखिए जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी प्रोजेक्ट पर आप काम करते हैं, ठीक है, तो एक टीम वर्क होता है। मतलब एक ही प्रोजेक्ट पर आप 20 लोग, 25 लोग, 20 पीपल, 25 डेवलपर्स एक साथ काम करते हैं। तो उस कोड को ऐसा नहीं कि सबके सिस्टम पर अलग कोड दे दिया जाता है और अपने अपने अलग अलग कोड करते हैं, नहीं, वो एक सर्वर पर रखा जाता है जहाँ से आप चेक इन चेकआउट करते हैं। उसके लिए आप या तो TFS यूज़ करते हैं, Git यूज़ करते हैं, SPN यूज़ करते हैं, अलग अलग टीम सर्वर फाउंडेशन रखा हुआ रहता है जहाँ पर आप कोड को रखते हैं और वहाँ से चेक इन और चेकआउट करके अपने डेवलपमेंट को करते हैं। ठीक है, चेकआउट करके उसको काम करते हैं, फिर चेक इन करते हैं, फिर सर्वर चला जाता है, फिर कोई गेटले टेस्ट लेता है तो वहाँ पर उसका सारा कोड चला जाता है। इस तरीके से आप काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं। तो देखिए टीम वर्क जब होता है तो सब लोग को एक कोडिंग स्टैंडर्ड का डॉक्यूमेंट दिया जाता है, किसी चीज़ को आपको मेंटेन करना है कि वेरिएबल का नेम कैसे रहना, फंक्शन का नेम कैसे रहना, इंडेट स्टाइल क्या होगा, क्या सेट क्या होगा, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करके चलना होता है। ऐसा नहीं कि सब लोग को बोल दिया जाएगा कि आप अपने हिसाब से कोडिंग करो। जब सभी लोग अपने हिसाब से कोडिंग करने लगेंगे तो कोड हमारा यूनिक नहीं बनेगा जब माइग्रेट करेंगे तो।
तो एक कोडिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलाता है। ये उसी के लिए है, ये फाइल दे दिया गया है कि इसी के अंदर जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, चाहे आर्किटेक्ट लेवल का जो बंदा होगा, इसके अंदर सारे रूल को डिफाइन कर देगा और इस फाइल का एक्सेस किसी डेवलपर के पास नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो चीज़ लिख दिया गया है उस रूल के अगेंस्ट आप कोई कोड करेंगे, ठीक है, तो आपका कंपाइल टाइम पर रहेगा, ठीक मतलब नहीं होने देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। तो मतलब ये टीम वर्क के लिए ये फाइल दिया गया है। उसके नीचे आप देखेंगे गीट इग्नोर का फाइल दिया हुआ है। गीट इग्नोर का फाइल मतलब कि आप लोग जानते हैं गीट पर हम जब काम करते हैं तो सारे फाइल्स को हम गीट के ऊपर नहीं रख लेकर जाते हैं। तो ये वही फाइल है। यहाँ पर उन सारे फाइल और फोल्डर का नेम दिया जाता है कि जिनको हमें गीट की रिपोजिटरी से इग्नोर करना होता है। जब गीट की रिपोजिटरी से जब इग्नोर करना होता है तो उन सारे फाइल और फोल्डर का नाम यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, गीट के बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज रखना चाहते हैं कि डॉट क्यों लगा है, बैकस्लैश क्या रखा हुआ है, लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, तो आप सावसब के चैनल पर जाकर, इसी चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के अंदर जाइए। प्लेलिस्ट के अंदर गीट का भी एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको देखेंगे तो पूरा नॉलेज मिल जाएगा। गीट का हमने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट डाल रखा है। ठीक है, क्योंकि अब बहुत सारे कंपनियां में गीट का भी रिक्वायरमेंट होता है कि आपको गीट का नॉलेज है कि नहीं। अगला फाइल है एंगुलर.जेसन फाइल। ठीक है, एंगुलर.जेसन जो फाइल है कन्फिगरेशनल फाइल है। पहले एंगुलर 6 से पहले इस फाइल का नेम हुआ करता था angular-cli.json। ठीक है, अब इसका नाम angular.json हो गया, एंगुलर 6 में चेंज कर दिया गया है। इसके अंदर जितने भी आपके मेन फाइल्स वगैरह हैं उसका रेफरेंस दिया गया है, नेम दिया हुआ है। जैसे अब डिस्ट का फोल्डर कहाँ बनेगा, ठीक है, index.html कहाँ पर है, ब्राउजर फोल्डर कहाँ पर बनेगा, ये सब कुछ। यहाँ तक कि जब आप थर्ड पार्टी जैसे बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करके काम करेंगे तो बूटस्ट्रैप का भी पाथ यहाँ पर स्टाइल के अंदर देंगे। jQuery इंस्टॉल करेंगे तो jQuery का पाथ यहाँ पर उसका देंगे। जब हम यूज करेंगे तो आपको दिखाएंगे, यहाँ पर आपको पाथ देना पड़ेगा, jQuery का पाथ यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर यूज करना चाहेंगे तभी यूज होगा। तो मतलब ये कन्फिगरेशनल फाइल है। ठीक है, अगला फाइल जो है पैकेज लॉग.json फाइल और पैकेज.json फाइल। ये दोनों फाइल के बारे में मैं आप लोगों को डीपली बताऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि यहीं पर बताऊंगा बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, उसके नीचे एक रेडमी का फाइल जो इन्फॉर्मेशनल फाइल होता है, जहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लिखे हुए हैं और आप भी लिख सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पर अपना इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे जैसे आप देखिए रेडमी का मतलब क्या हो गया, जैसे आप लोग कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो नहीं होता है, वहाँ पर एक फाइल मिल जाता है और आप लिखा था ऐसे ऐसे इंस्टॉल करो, इन्फॉर्मेशनल फाइल, तो वही फाइल है ये। उसके नीचे 3 फाइल दिया हुआ, tsconfig। ठीक है, ये tsconfig जो फाइल है ये टाइपस्क्रिप्ट का कन्फिगरेशनल फाइल है। ठीक है, इससे आपको प्रोजेक्ट से मतलब नहीं है, पर टाइपस्क्रिप्ट को रिलायबल बनाने के लिए दिया गया है, जो आप क्योंकि आप एंगुलर में टाइपस्क्रिप्ट में ही कोडिंग करेंगे तो उसी के लिए फाइल दिया गया है। ठीक है, बस इसमें आपको एक काम करना होगा, tsconfig में जाकर स्ट्रिक्ट लिखा है, इसको ट्रू बाय डिफॉल्ट कर दिया गया है। पहले फॉल्स ही हुआ करता था, आप यहाँ पर फॉल्स कर लीजिएगा। ठीक है, तब इसमें कोडिंग करिएगा, नहीं तो ट्रू लिखेंगे तो छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ेगा। जैसे कोई वेरिएबल लेंगे तो बोलेगा कि इसको अभी इनिशियलाइज करो, ठीक है, जिसका कोई अभी मतलब नहीं है, फिर भी इनिशियलाइज कराएगा। तो यहाँ पर फॉल्स करके प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ये है आपका फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।